थोड़ा सा चूल्हे पर गर्म पानी कर लेती, फिर बर्तन धोती, तो तुझे ठंड थोड़ी कम लगती। माँ कोई बात नहीं, लकड़ियाँ वैसे भी कम हैं। तभी गजोधर लकड़ी लेकर आता है। बड़ी मुश्किल से मिली है लकड़ियाँ, इन्हें काट कर तैयार कर लेता हूँ बेचने के लिए। कोई बात नहीं पिताजी, थोड़े से ही बर्तन रह गए, जल्दी से धो लेती हूँ, फिर आप दोनों के लिए चाय बनाऊंगी। गजोधर जो लकड़ी लेकर आया होता है, उनमें से छोटी छोटी लकड़ियाँ बीनकर वह पत्नी के लिए जला देता है, जिसके बाद वह ठंड में लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी उसके घर के आंगन के बाहर से उसका दोस्त मिथुन जा रहा होता है। अरे गजोधर भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? भगवान की दुआ से ठीक ठाक ही चल रहा है। मिथुन अंकल नमस्ते, काफी दिनों बाद आप दिख रहे हो और कमजोर भी लग रहे हो। अरे बस बिटिया, वैसे गजोधर भाई तेरी बेटी संस्कारी बहुत है, अच्छे घर में इसका रिश्ता करना। मिथुन ऐसा कहकर दिहाड़ी के लिए निकल जाता है। मिथुन भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। रेशमा, मैं जानता हूँ, मैं इसका पिता हूँ। मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। दिन रात इस बारे में सोचकर मैं परेशान रहता हूँ। तुम्हें तो पता है घर के क्या हालात हैं। 2 वक्त का खाना भी हम सही से नहीं खा पाते हैं। बेटी की शादी कैसे करेंगे? अपनी बेटी की शादी के लिए पाई पाई जोड़नी होगी, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है। माँ पिताजी, आप मेरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बेटियां तो पराया धन होती हैं। बेटी, तुम भी पराया हो, एक दिन अपने ससुराल चली जाओगी। पिताजी, मैं आपका सहारा बनना चाहती हूँ, मत कीजिए मेरी शादी, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। बहुत बड़ी हो गई है मेरी बेटी, चलो मैं चलता हूँ। गजोधर एक बोरे के अंदर खूब सारी लकड़ियां भर लेता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। तो वहीं अपनी माँ को खाना देने के बाद कविता भी अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। मालकिन, आप कहीं जा रही हो क्या? बाहर जा रही हूँ, थोड़ा घर का ध्यान रखना और मेरे पीठ पीछे रसोई से छुपकर कुछ मत खाना। कविता यह सुनकर मायूस हो जाती है। उसके बाद वह अपनी मालकिन के घर के सारे काम करती और उसे ठंड में सारे काम करने पड़ते हैं। पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी देर गीजर चलाकर पानी गर्म कर लेती हूँ। कपड़े धोने के लिए कविता गीजर ऑन कर देती है, तभी उसकी मालकिन वापस आ जाती है। गीजर ऑन देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। मुझे पता ही था, मेरे पीठ पीछे से तुम घर के अंदर बहुत बिजली फूंकती हो। अरे ठंडे पानी से कपड़े धोने में क्या तुम्हें मौत आ रही थी? तुम्हें पता है ठंड में कितना बिजली का बिल आता है? मालकिन, दरअसल पानी बहुत ज्यादा ठंडा था। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। तुम्हें तो बस अमीर घर का फायदा उठाने के लिए मौका मिलना चाहिए। जली कटी बातें सुनकर श्वेता वहां से चली जाती है। बेचारी कविता मायूस होकर घर के सारे काम करती है और शाम को वापस घर लौट आती है। ये क्या माँ, जो खाना मैं बना कर गई थी आपने खाया नहीं? ठंड में इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब खा लेंगे इस खाने को। रेशमा जानबूझकर खाना नहीं खाती, क्योंकि उसे पता था घर का राशन खत्म हो चुका है। जब कविता को ये पता चलता है तो उसे सब समझ आ जाता है। शायद राशन खत्म होने की वजह से माँ ने खाना बचाया होगा। कविता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वह अपने माँ पिता को भूखा पेट नहीं सुलाना चाहती थी। कुछ देर में गजोधर भी घर आ जाता है। दिन भर ठंड में खड़े रहकर भी वह थोड़ी भी लकड़ी बेच नहीं पाता। क्या हुआ बेटी, क्यों परेशान हो? पिताजी, घर का राशन खत्म हो गया है। मुझे तो भूख लगी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, कल सुबह मैं राशन भरवा दूंगा। आज जैसे तैसे करके गुजारा कर लो। उस रात कविता बचा कुचा खाना खाकर अपने माता पिता के साथ ठंड में सोने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आती। तभी रात में रेशमा गजोधर से कहती है, आपने पंडित से बात की? आज मुझे जरा भी वक्त नहीं लगा। कल मैं पंडित को अपनी बेटी की कुंडली दे दूंगा। वो जरूर कोई अच्छा रिश्ता हमारी बेटी के लिए बताएंगे। सब सो जाते हैं। रात को उन्हें बहुत ठंड लगती है। अगले दिन जब गजोधर और रेशमा की आंख भी नहीं खुली थी, कविता ठंडे पानी से ही नहा धोकर पूजा की थाली तैयार करती है और मंदिर में पहुंच जाती है।
जहां वह भगवान की आरती गाती है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। कविता मंदिर में मधुर आवाज से आरती गा रही होती है। वहां मंदिर के बाहर एक औरत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही होती है।